आज हम लोग शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक छूट गया था हमारा, जो हम लोग ग्राउंड्स की बात कर रहे थे, किस ग्राउंड से मैरिज वैलिड या इनवैलिड होता है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग कवर कर चुके थे कि व्हाट इज मैरिज, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज, एंड इज देयर एनी ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स और वाज देयर डाइवोर्स प्रेवलेंट अंडर एंशिएंट हिंदू लॉ। इन सब चीज़ों की हम लोग बात कर चुके थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ द मैरिज फॉर द इनवैलिडिटी और द वैलिडिटी ऑफ द मैरिज। पहला ग्राउंड देख चुके थे, माइनॉरिटी और चाइल्ड। उस केस में शादी कभी भी इनवैलिड नहीं होती है। इन ऐसे केस में शादी इनवैलिड होती है। फोर्स एंड फ्रॉड, जबरदस्ती की शादी, अगेन एक्सेप्टेंस तो होगा नहीं। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक्सेप्टेंस इज अ मस्ट। क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है तो उस केस में भी शादी इज इनवैलिड। Last point is impotency. That means when a person is not able to fulfill the desire of the better half. The impotent के case में marriage is a nullity. That means ऐसे marriage कभी हुई नहीं थी, null and void. शादी कभी हुई नहीं थी। कोर्ट ऐसा assume करते शादी हुई नहीं थी। Status was single, right? तो ये grounds हैं। It's what I'm talking about is under ancient Hindu law. मैं कहीं पर भी हिंदू मैरिज एक्ट यानी HMA की बात नहीं कर रही हूँ। So please be specific. Now coming to next point. Next हम लोग बात करते हैं essential ceremonies of a marriage. दो सेरेमनीज जो एसेंशियल होती हैं, दैट इज इन्वोकेशन बिफोर द सेक्रेड फायर एंड सेकेंड इज सप्तपदी, यानी टेकिंग ऑफ 7 steps. Invocation before a sacred fire. Sacred fire is fire. It's the purest form of element. हर चीज अगर आप देखेंगे, मे बी वाटर में भी impurity हो, but fire is the purest form of marriage. सब कुछ आग में जल जाता है, जैसा हम लोग कहते हैं। इसलिए शादी के लिए, शादी करने के लिए, क्योंकि शादी इज ऑल्सो रिलीजियस सेरेमनी, उसको परफॉर्म करने के लिए सेक्रेड फायर होना बहुत जरूरी है। तभी मैरिज को बोला गया इट्स अ पवित्र बंधन, होली यूनियन, बिकॉज ऑफ दिस सेक्रेड फायर। सेकेंड इज सप्तपदी, टेकिंग ऑफ 7 steps, यानी कि 7 फेरे लेना। यही 2 सेरेमनीज हैं विच आर असेंशियल फॉर अ वैलिड मैरिज। असेंशियल सेरेमनीज फॉर अ वैलिड मैरिज, only these 2. ये 2 चीज prevalent है, that means marriage is a valid. Exception is there. Suppose if there is any kind of custom prevalent. किसी कुछ custom में अगर ऐसा कुछ खास अनोखा होता है, that also becomes a part of essential ceremony. But Hindu law सिर्फ यही 2 चीज को रिकॉग्नाइज करता है, that is invocation before the sacred fire and the saptapadi. Now, कोर्ट को कभी भी ये डिसाइड करना अगर होता है कि मैरिज वैलिड है या नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी ग्राउंड पे हो सकता है कि क्या मैरिज में एसेंशियल सेरेमनीज परफॉर्म हुई है या नहीं हुई है। दैट अमाउंट्स टू द वैलिडिटी ऑफ द मैरिज। अगर परफॉर्म हुआ है तो नहीं, that means marriage is invalid. Now coming to the next point. So we have already covered what is a marriage, already covered the forms of marriage. हमने ये भी cover कर लिया that divorce was never a part of a Hindu law. It was never recognized by Hindu law. But of course there was a customary divorce.
मतलब है किसी का कस्टम अलाउ करता है डाइवोर्स के लिए, सो दैट वाज प्रेवलेंट। क्योंकि मैंने बोला है कस्टमरी डाइवोर्स के बारे में, सो कस्टम के बारे में एक चीज समझ लेते हैं। कभी भी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पार्टी टू द मैरिज, अगर उनको प्रूव करना है कि ऐसा कोई कस्टम हमारे यहाँ है, कस्टम रिलेटेड टू सेरेमनीज भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि कहीं किसी कस्टम्स में ऐसा है कि ये सेरेमनीज भी एसेंशियल होती हैं कस्टम, या मैंने बात करी कस्टमरी डाइवोर्स की। सो इन ऑल दीज केसेस क्योंकि कस्टम प्रूव करना पड़ता है, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि कस्टम का एसेंशियल्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई रीति रिवाज आप लोग के पेरेंट्स ने बनाया, आपने फॉलो किया, आपके बच्चों ने फॉलो नहीं किया, उनके आगे के बच्चों ने फॉलो किया, आगे पीढ़ी फॉलो नहीं करती, तो जाहिर सी वाली बात है कभी भी कस्टम नहीं हो सकता। कस्टम होता क्या है? व्हाट इज अ कस्टम? कस्टम इज अ यूसेज हैविंग the force of law। कस्टम क्या होता है? इट्स अ यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, यानी वो कस्टम जिसको कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज अ कस्टम। वो यूसेज जिसको कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करता है, दैट बिकम्स अ कस्टम। अब कस्टम के लिए एसेंशियल इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी एंशिएंट, बहुत सदियों से चला आ रहा, हमारे एंसेस्टर्स, एंटीसीडेंट्स सब उसको फॉलो करते थे, दैट इज एंशिएंट। सेकंड, इट शुड बी डेफिनेट, एंड थर्ड, इट शुड बी सर्टेन, यानी एक क्लैरिटी होना चाहिए है, एंशिएंट होना चाहिए है, कभी भी उस कस्टम को लेकर कोई डिस्प्यूट्स नहीं होना चाहिए है। दिस इज व्हाट इज द एसेंशियल्स ऑफ कस्टम। तो पहले हमने देखा व्हाट इज कस्टम। कस्टम इज बेसिकली द यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, जिसको कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है, वो यूसेज बनते हैं कस्टम्स, और जिनको कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है वो सिर्फ और सिर्फ यूसेज में ही रह जाते हैं। एसेंशियल ऑफ कस्टम, इट शुड बी एंशिएंट, इट शुड बी डेफिनेट एंड इट शुड बी सर्टेन। सदियों से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही चीज होती आ रही है, दैट इज अ कस्टम। Now, let's come to the next point. Under ancient Hindu law, polygamy was allowed. यानी हस्बैंड की कितनी भी वाइफ्स हो सकती हैं, even if they are existing. Polygamy was allowed, but पॉलीएंड्री यानी कि मल्टीपल हस्बैंड्स, दैट वाज नॉट अलाउड। पॉलीगैमी, मल्टीपल वाइव्स, दैट वाज अलाउड। पॉलीएंड्री, दैट मीन्स मल्टीपल हस्बैंड्स, दैट वाज नॉट अलाउड। सेकेंड पॉइंट, कंसेंट। जैसे मैंने बोला, सिंस मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कंसेंट हो या ना हो, वो किसी भी मैरिज को इनवैलिड नहीं कर देगा। मैरिज कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कस्टम, इट कैन नॉट बी बिकॉज कंसेंट इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट for a valid marriage। कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सो पहला पॉइंट देख ले, पॉलीगैमी दैट वाज अलाउड अंडर एंशिएंट हिंदू लॉ, मल्टीपल वाइफ्स अलाउड हैं इवन इफ दे आर एग्जिस्टिंग, इवन इफ दे आर सर्वाइविंग। पॉलीएंड्री, मल्टीपल हस्बैंड्स वाज नॉट अलाउड। कंसेंट कभी भी कंडीशन, एसेंशियल कंडीशंस में नहीं रहा। कंसेंट किसका? बेसिकली द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, कंसेंट ऑफ द गार्जियंस,
that was not an essential conditions, essential requisite for a valid marriage. Valid marriage के लिए सिर्फ एक ही चीज essential है, that is essential ceremonies. Otherwise, all are not essential. Consent parents का, guardians का हो या ना हो, वो marriage पे कभी भी असर नहीं डालेगा. It will not impact the status of the marriage. Consent. Now coming to the next point. चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग. सो ओके देन.